तो राधे राधे गाइस। वेलकम है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का हमारी फिफ्थ वीडियो में लो एमसीक्यूज ऑफ आईसीआई स्टडी मैट। जो भी आईसीआई ने हमें ये सर्कुलर, हमें एक तरीके से एक्स्ट्रा बुक दी है एक तरीके से, तो उसके हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। 10-10 एमसीक्यूज इसलिए ताकि जल्दी फास्ट रिवीजन होती जाए, क्योंकि लो को एक बहुत अंडररेटेड सब्जेक्ट समझा गया है और हम ज़्यादा बैठ भी नहीं पाते उस पर। तो थोड़ी थोड़ी देर अगर 10-15 मिनट भी रोज हुए तो आपके एमसीक्यूज, आपके कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करा रहा, कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ छोटे छोटे वे में जितना हो सकता है। चलिए, तो आज का पहला एमसीक्यू है। मिस्टर दिनेश फाइनेंस मैनेजर हैं, रिटायर्ड हो गए, ठीक है। जुडिशियल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने आफ्टर एग्जामिनेशन उनसे देखा कि सीरियस इरेगुलरिटीज हैं कुछ, ठीक है, और कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया गया। तो रजिस्ट्रार ने क्या करा, मिस्टर दिनेश को बुला लिया कि बताओ हमें इन्फॉर्मेशन दो आप, और उसको नोटिस सर्व कर दिया। तो क्या रजिस्ट्रार नोटिस सर्व कर सकता है? हाँ, कर सकता है। मतलब एक्स एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो कौन देगा भाई? आपके पीरियड में है ना, आप जब एम्प्लॉय थे उस पीरियड के दौरान अगर कुछ गलत होता है या कुछ उसके लिए इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो आप लायबल हो देने के लिए। उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जिंदगी भर लायबल हो उसके लिए। तो इसका आंसर इसलिए है कि दो मिस्टर दिनेश इज नो मोर इन एम्प्लॉयमेंट बट ही कैन बी कॉल्ड अपॉन विदाउट एनी लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी लिमिट। देखो मैं इसे 3 बार हाईलाइट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे टाइम लिमिट्स दी गई है, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। ये टाइम लिमिट्स गलत है, यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, विदाउट एनी लिमिट आप कर सकते हो। नेक्स्ट है अपना, सम ऑफ द क्राइटर्स ऑफ अल्फा टायर्स लिमिटेड मेड अ कंप्लेंट टू रजिस्ट्रार, ओके, that management is indulged in destruction and falsification of the accounting records. Okay. Complaint requests the registrar to take immediate steps. तो ये क्वेश्चन अगर किसी ने स्टडी मैट को पढ़ा है, आईसीआई ने जो स्टडी मैट दिया है उसको पढ़ा है और फालतू के बुक्स नहीं पढ़े उसके अलावा, तो उन सबको बताया ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो उसने इमीडिएट स्टेप ले लिया, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनने वाला है, सीधी सीधा मुझे पता है। टू स्टॉप द मैनेजमेंट, ओके। The complaint was received in the morning on 1st January and registered entered in the premises same day. Okay. From the options given, choose that one correctly indicates the course of action. तो रजिस्ट्रार ने क्या ठीक करा? हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो रजिस्ट्रार है, ये जो रजिस्ट्रार है इसने इमीडिएट स्टेप्स लिए, तो क्या ये ठीक करा? तो चलो बता देते हैं। तो जो रजिस्ट्रार है वो कंपनी में जा तो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको एक परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। मतलब दीज आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या बोला मैंने? दीज आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब आप, जैसे कॉग्निजेबल क्या होता है, अरेस्ट कर सकते हो विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है कि आप विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप कंपनी में एंटर तो कर सकते हो रजिस्ट्रार, बट पहले एक अप्रूवल ले लेना। अब अप्रूवल किससे लेनी है? अप्रूवल दो जो लोग दे रखे हैं, एनसीएलटी से या स्पेशल कोर्ट से। तो अप्रूवल लेनी है स्पेशल कोर्ट से, ठीक है। जोश में आके इमीडिएटली एंटर मत कर जाना, गलत है। पहले वारंट लो स्पेशल कोर्ट से और उसके बाद एंटर कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। मिस्टर रमन है, इंस्पेक्टर अपॉइंट किए गए हैं सेक्शन 212 में कंपनी से। उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी एक कंपनी की। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान उसने नोटिस किया कुछ अनयूजुअल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन्स मेड बाय कंपनी विद इट्स सब्सिडरी कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है, विद इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो उसने बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सो कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है सब्सिडरी की भी, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन करेक्टली इंडिकेट्स वेदर मिस्टर रमन कैन प्रोसीड। तो इंस्पेक्टर जो है, ये मिस्टर रमन जो इंस्पेक्टर हैं, ये क्या प्रोसीड कर सकते हैं सब्सिडरी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि वो कर तो होल्डिंग की रहे हैं। चलो, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, आप लोग बताओ। तो वो कर सकता है, बट मिस्टर रमन शैल बी एबल टू प्रोसीड बट ओनली आफ्टर obtaining द प्रायर अप्रूवल ऑफ किसकी? अब यहाँ दो दिए गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है। जैसे यहाँ पूछा गया कि एसएफआईओ की ले ले तो चलेगा? नहीं, एसएफआईओ की ले ले तो नहीं चलेगा, अप्रूवल ले ले तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो उस पर अप्रूवल लेनी है किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि आप सब्सिडरी की भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसमें पूछा गया है कि क्या शेयर होल्डर एप्लीकेशन दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर इन्वेस्टिगेशन? हाँ, दे सकता है। तो क्या क्वेश्चन था
एक कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका, उसके शेयर होल्डर्स ने क्या देखा कि सर्टेन ट्रांजेक्शन जो है कंपनी एंटर कर रही है वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट। तो उन्होंने समझा कि ये प्रेजुडिशियल है इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक एप्लीकेशन दे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। ओके, ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एन इंस्पेक्टर अंडर, और अपॉइंट करे एक इंस्पेक्टर को। ठीक है, तो सीधे सीधा पूछा गया कि शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। शेयर होल्डर्स के बारे में पूछा गया, शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये बहुत जरूरी है कि एसआर पास करो और जनरल मीटिंग में और दे दो रेजोल्यूशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेजोल्यूशन दे सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो अपॉइंट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बहुत इजी से एमसीक्यूज हैं, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इनमें। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है अपॉइंट किया ऋषिकेश को इंस्पेक्टर, किस लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। किसकी? ओरिएंटल थ्रेड्स लिमिटेड की। तो उसने क्या करा, उसने फाउंड करा, मिस्टर ऋषिकेश ने देखा कि एक कंपनी ने ना पोजीशन रिड्यूस कर दी। किसकी? मिस्टर गोपाल की। क्या थे वो? सीनियर एम्प्लॉय थे। क्या जॉइंट मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। कब? विद इन फ्यू डेज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और उसके लिए कोई परमिशन भी नहीं ली उन्होंने। ठीक है, तो कंपनी क्या ऐसा कर सकती है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंस्पेक्टर अपॉइंट किया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उसने देखा कि एक गोपाल है मिस्टर, उनकी पोजीशन को रिड्यूस कर दिया गया जॉइंट मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर। कब? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके कुछ दिन के अंदर। तो गलत है, अप्रूवल लेनी चाहिए थी आपको। चलो देखते हैं। whatever whatsoever was obtained from any authority, but it was a sole decision the company का, किस पे? based on the recommendation of recruitment committee to demote Mr. गोपाल प्रसाद। तो उनकी अपनी कोई कमेटी होगी कंपनी की, उसने रिकमेंड करा, इन्होंने उसको डिमोट कर दिया। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताओ, वेदर रेंटल थ्रेड्स लिमिटेड विद इन राइट टू रिड्यूस द रैंक ऑफ मिस्टर गोपाल प्रसाद। नहीं, तो ये राइट्स में नहीं थी। आप एम्प्लॉय का स्टेटस डिडक्ट नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल फ्रॉम एनसीएलटी। ठीक है, तो वैसे इसमें अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं कि इंटरनल मैटर है कंपनी का तो वो कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है, इंटरनल मैटर है तो क्या हुआ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम है। ठीक है, इसके बाद बोला गया रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज इन्वेस्टिगेशन और नॉट, कंपनी फाइंड सुटेबल तो वो कर सकती है, नहीं कर सकती। चलो, तो इट कैन नॉट रिड्यूस द रैंक ऑफ मिस्टर गोपाल दास, और जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, क्योंकि उस दौरान मत करो, उससे पहले कर लो, विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। तो एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन गई थी, उससे पहले मैं स्पेशल कोर्ट से परमिशन ली थी। तो कंफ्यूज मत होना, चीजों को ध्यान से देख लेना। और एप्लीकेशन नीड्स टू बी मेड व्हिच शैल बी डिस्पोज्ड विद इन नेक्स्ट 30 डेज। तो एनसीएलटी भी 30 डेज के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करने का देखेगी। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, अपने को एनसीएलटी से परमिशन लेनी है, एनसीएलटी से परमिशन ले लेंगे। छोटे छोटे कामों के लिए कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को तंग करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं जल्दी से। While conducting an inspection under section 207, इंस्पेक्टर जो थे मिस्टर सुनीत प्रभु, उन्होंने वेरियस इरेगुलरिटीज फाउंड करी। ठीक है, मिस्टर सुनीत प्रभु नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द डायरेक्टर सीक करते हैं, और those irregularities who furnish necessary explanation. Okay, Mr. Sunil Prabhu prepared the inspection report under 208 for onward submission. Okay, you are required to choose the correct option from those given below as to whom the inspector report shall be submitted. तो मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज में पहले बता चुका हूँ, ऊपर क्वेश्चन बकवास होएगा, आप नीचे की लाइन से स्टार्ट किया करो। तो whom the inspection report shall be submitted and whether Mr. Sunil Prabhu can make recommendations. Obviously, ये तो मतलब देखो कुछ चीजों के ना लॉजिक मिल जाते हैं, तो इस चीज का लॉजिक मिल जाएगा। मेक रिकमेंडेशंस, भाई इतनी बड़ी रिपोर्ट बना के दे रहा हूँ तो रिकमेंड भी तो करूंगा, क्या ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो इंस्पेक्टर किसको रिपोर्ट देता है? आप सबको सीधा सीधा आंसर पता है इसका। जो इंस्पेक्टर है वो सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, और यस ही कैन गिव हिज रीजंस इन सपोर्ट फॉर सच रिकमेंडेशंस एंड ही कैन मेक रिकमेंडेशंस। मतलब वो रिकमेंडेशन भी कर सकता है कि आगे इन्वेस्टिगेशन हो इसकी, और वो उसके रीजंस भी दे सकता है कि क्यों रिकमेंडेशन में क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो ना तो रिपोर्ट एनसीएलटी को जाती है ना ही रजिस्ट्रार को जाती है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है, एसएफआईओ को भी नहीं जाती। ठीक है, वैसे मैं सही सही बताऊं तो रिपोर्ट वैसे तो रीजनल डायरेक्टर को जाती है अगर पनिशमेंट 2 साल से कम की होती है। ठीक है, बट उससे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है, ये आपके बुक में दे रखा है।
अगला है 47। ये कुछ 47 टू 50 बहुत सिंपल से और बेकार ही एमसीक्यूज कहूंगा, मतलब अगर हिट कर गए तो आएंगे भी नहीं याद उस वक्त, तो इनके लॉजिक पता होने चाहिए, ठीक है, बट इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, ठीक है। चलो, ए लिमिटेड है वो अमेलगमेट होगी एबी लिमिटेड, और लेटर कंपनी जो है एबी लिमिटेड वो हैड 100% शेयर्स इन एसी लिमिटेड, ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, समझते जाना। ए लिमिटेड एबी लिमिटेड में अमेलगमेटेड होगी, और उस एबी लिमिटेड जो है वो एसी लिमिटेड में 100% शेयर्स हेल्ड करती है। बोथ एबी एंड एसी हेल्ड करते हैं शेयर्स ए लिमिटेड में, ठीक है। तो मतलब एक ए लिमिटेड है, एक ए लिमिटेड है, इसके शेयर्स हेल्ड करते हैं अलग अलग लोग, ठीक है। तो एक दो तीन, तो ए बी एन ए सी, तो एक दो तीन, तो ए बी एन ए सी हेल्ड करते हैं 10,000 शेयर ए लिमिटेड में, ठीक है। मतलब ए बी भी हेल्ड करता है और ए सी भी हेल्ड करता है, ठीक है। और ए जो है वो ए बी में अमेलगमेट होगी, ये ए बी में अमेलगमेट होगी, ठीक है। और जो ए बी है वो ए सी में हेल्ड करती है, ए बी ए सी में भी हेल्ड करती है शेयर्स, ठीक है। बिफोर द अमेलगमेशन टुक प्लेस, ए लिमिटेड के पास, जो ए लिमिटेड उसका टोटल इशूड शेयर्स थे 1 लाख, जिसमें से ये लोग सिर्फ ये दोनों मिला के 10,000 ही करते हैं, ये देखिए 10,000 ही शेयर्स करते हैं, ठीक है। एंड 70,000 शेयर्स जो हैं वो हेल्ड होते हैं बी लिमिटेड के पास में। ए लिमिटेड में एक और आ गया कौन, बी लिमिटेड, ठीक है। इसके पास कितने 70,000, वो भी शेयर होल्डर बन गया एबी लिमिटेड का, आगे चल के वो भी एबी लिमिटेड का शेयर होल्डर बन गया, तो इसका शेयर होल्डर बन गया। बट द शेयर होल्डर्स अपार्ट फ्रॉम बी लिमिटेड एंड एक्सक्लूडिंग एबी एंड एसी लिमिटेड, मतलब इन दोनों के शेयर छोड़ दो और बी लिमिटेड के शेयर छोड़ दो, तो कितने शेयर, टोटल शेयर थे 1 लाख। तो ये 1 लाख जो शेयर हैं टोटल, इसमें से 10,000 इसके छोड़ दो, 70,000 इसके छोड़ दो, तो 80,000 शेयर छोड़ दो, तो 20,000 शेयर जो है वो बाकियों के पास है, ठीक है। जिनमें से लोग जो 10,000 शेयर होल्डर्स करते थे, मतलब इन 20,000 में से जो 10,000 शेयर होल्डर्स होल्ड करते थे, वो शेयर होल्डर्स नहीं बने एबी लिमिटेड में, ठीक है, वो एबी लिमिटेड में नहीं आए। Assuming all other conditions, amalgamation nature of merger are fulfilled, ये अब कौन सा नेचर ऑफ मर्जर बनेगा, तो आपको बताना है कि कौन सा नेचर ऑफ मर्जर ये बनेगा। तो इसकी 5 कंडीशंस होती हैं और सारी सेटिस्फाई करनी होती है, ठीक है। टोटल होती हैं 5 कंडीशंस और all has to be satisfied for it has to be called the nature of merger, ठीक है। तो इसके लिए आप पेज नंबर 5.5, पेज नंबर 5.45 अपनी बुक का देख सकते हैं, उसमें आपको ये कंडीशंस मिल जाएंगी सारी पांचों, और ये पांचों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी ये बनेगा नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। तो अभी इसका आंसर क्या है, अभी इसका आंसर है नेचर ऑफ परचेज, वरना ही नेचर ऑफ मर्जर बन जाता अगर पांचों कंडीशन फुलफिल होती, ठीक है। अभी इसका आंसर क्या है, नेचर ऑफ परचेज, बिकॉज, क्यों है, क्योंकि लेस देन 90% शेयर होल्डर्स जो हैं वो नई कंपनी में शेयर होल्डर्स बने, ठीक है। तो 1 लाख की जो टोटल थी उसमें से 80,000 तो बन गए, 20,000 में से 10,000 तो बने नहीं, ठीक है। तो उसमें होता है 90% से ज्यादा, तो इसमें 90% से कम बने, इसलिए ये नेचर ऑफ परचेज का बना केस नेचर ऑफ मर्जर का, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, वरना वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। अगला बहुत ही वाला एमसीक्यू बहुत ही सिंपल है, बी रियल एस्टेट डेवलपर्स है, ये दो कंपनियों में डीमर्ज हो गया, ठीक है। तो एक बी कंपनी थी, एक बी कंपनी थी, वो दो, तो आपको बताना है कि ये टोटल डीमर्जर है या पार्शियल डीमर्जर है या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, डीमर्जर नेचर ऑफ परचेज, बहुत ही सिंपल है, आपको ये बुक में मिल जाएगा। पार्शियल डीमर्ज हुआ है क्योंकि बी लिमिटेड अभी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है ना, तो बी लिमिटेड अभी भी है, ठीक है, इसलिए उसको बोला गया पार्शियल डीमर्जर, टोटल डीमर्जर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, बहुत ही सिंपल और बकवास क्वेश्चन है, सेक्टर रेगुलेटर्स जो होते हैं वो मेक रिकमेंडेशंस इफ एनी विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग टू बी कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड बाय एलसीएलटी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कीम ऑफ सीएंडए। तो जब सीएंडए की कंप्रोमाइज के लिए स्कीम दी जाती है, जब एनसीएलटी मीटिंग कंडक्ट करती है, उसके लिए बोर्ड करवाता है, ट्रिब्यूनल करवाता है जब मीटिंग,
तो उसके लिए जिन सेक्टर्स का, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, आरबीआई का, सेबी का, ठीक है, ये सेक्टर रेगुलेटर्स कौन होते हैं, जैसे आरबीआई, ठीक है, सेबी, और आपको पता ही है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं कितने दिनों के अंदर, तो वो हमें बताना है, ठीक है, तो विद इन 30 डेज, जहां तक मोटा मोटा 30 डेज ही रहता है रजिस्ट्रार वगैरह का इन सबका भी, ठीक है। तो सेक्टर रेगुलेटर शैल बी एबल टू मेक रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग टू बी कॉल्ड हेल्ड एंड कंडक्टेड बाय एलसीएलडी। चलिए आज का लास्ट एमसीक्यू, इट इज द इंपेरेटिव दैट द स्कीम ऑफ कंप्रोमाइज एंड एजमेंट अप्रूव होगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। सिंपल है, मिनिमम रिक्वायरमेंट मोर देन 50% मेजोरिटी इन नंबर एंड मोर देन 75% इन वैल्यू, ठीक है। ये आंसर इसका गलत है कि मैं नंबर में चाहिए 75, तो वैल्यू चाहिए 75 और उससे ज्यादा, 75 से ज्यादा, और नंबर चाहिए 50% से ज्यादा। इक्वल टू यहाँ नहीं है, ठीक है ना। अगर ये एग्जैक्ट 50% हो गई तो फिर अरेंजमेंट अप्रूव नहीं हुई, ठीक है ना, तो मोर देन है, मोर देन, मोर देन, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो गया अपना बोथ ए एंड बी टू बी। चलिए राधे श्याम, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।